नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बात होगी लोकसभा स्पीकर की। एक लंबे अरसे के बाद देश में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। इसके पीछे विपक्ष और पक्ष के बीच क्यों तकरार हुई, बताएंगे आपको विस्तार से। अगली खबर बीजेपी के सिरदर्द बनी अयोध्या नगरी से जुड़ी है, जहां बीजेपी का विकास उसके लिए जीत में बड़ा बैरियर बन गया है। अयोध्या के क्या हाल है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश को रफ्तार देते या यूं कहें कि रफ्तार को धीमी करने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट की। कल आपको राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कार्ड दिखाया था, तो आज इंदौर लेकर चलेंगे और बताएंगे विस्तार से की गई प्रोजेक्ट कहां अटका हुआ है। अगली खबर में बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के दिल्ली दौरे की। आज दो राज्यों के सीएम जब दिल्ली पहुंचे तो प्रदेश में सुगबुगाहट होने लगी। नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं होने लगी। दोनों की मुलाकात के मायने क्या हैं, वो भी आपको समझाएंगे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अब तलवारें खिंच गई हैं। सदन के सबसे महत्वपूर्ण पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है, जिसके लिए कल चुनाव होगा। हमने कल के द एडिटर शो में आपको बताया था कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फिर से अध्यक्ष बनेंगे, तो वो बात सच निकली और एनडीए ने बिरला तो इंडिया गठबंधन ने केरल के सांसद के सुरेश को मैदान में उतार दिया है। कल होने वाले चुनाव में क्या होगा और क्यों अध्यक्ष पद के लिए इतनी तकरार बढ़ गई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्पीकर पर नहीं बनी बात, अब होंगे दो हाथ। ये दो चेहरे हैं, एक ओम बिरला तो दूसरे के सुरेश। दोनों ही लोकसभा के नए अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं। 72 साल बाद स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर पद पर केंद्र और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। एनडीए ने ओम बिरला को ही दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्षी दलों ने के सुरेश के नाम पर सहमति जताई है। के सुरेश ने नामांकन भी भर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होने की मांग की थी और फिर यहीं से विरोध शुरू हुआ। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी दावेदारी का फैसला यूं ही नहीं किया है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस लोकसभा में 2014 और 2019 के मुकाबले तस्वीर कुछ बदली हुई है। इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत बनकर सामने उतरा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के जहां 293 सांसद जीत कर आए हैं, विपक्ष का आंकड़ा 234 है। अब तक स्पीकर का पद सत्ता पक्ष को ही मिलता था, हालांकि इसमें विपक्ष की आम सहमति होती थी। वहीं डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से होता था, हालांकि इस बार सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। बस यहीं पर पेच फंसा। एनडीए के ओम बिरला को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को उतार दिया। के सुरेश 8 बार के कांग्रेस सांसद और कद्दावर दलित नेता हैं। वे केरल के मावेल्लीकारा से सांसद हैं। मनमोहन सरकार में वे राज्य मंत्री रह चुके हैं। सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। एआईसीसी के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। के सुरेश ने लोकसभा चुनाव 2024 में सीपीआई के अरुण कुमार को 10,000 वोटों से हराया था। वहीं ओम बिरला कोटा से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को 41,000 वोटों से हराकर सांसद बने हैं। वो 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा स्पीकर संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं, विवादों की स्थिति में नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं, किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं कर सकते, प्रस्ताव पर मतदान में भाग भी नहीं लेते। हालांकि विपक्ष और पक्ष में अगर बराबर वोट हो तो निर्णायक मत जरूर डालते हैं।
सदन में कोई सांसद अगर दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकते हैं। दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग करने पर दुर्व्यवहार के लिए कुल 141 विपक्षी नेताओं को निलंबित किया गया था। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताकर इसकी निंदा की थी। 72 साल में तीसरी बार स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 1952, 1974 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ है। बता दें कि 15 मई 2052 को पहली बार लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन हुआ था। मावलंकर देश के पहले लोकसभा स्पीकर बने थे। इस बार 18वीं लोकसभा कितनी खास है, इसका अभी से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। भर्तृहरि मेहताब के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर भी कांग्रेस ने पहले ही दिन खूब विरोध किया था। हालांकि राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलवा दी थी। इस बार गेंद किसके पाले में जाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल संसदीय प्रणाली में नियम कायदे नहीं बल्कि परंपराओं की दुहाई दी जाती है। आमतौर पर अध्यक्ष पद सत्ता के पास तो उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देकर ये परंपरा निभाई जाती है, मगर परंपराएं तो टूटती भी हैं। तो इस बार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लगता है दोनों के लिए चुनाव होंगे और सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे। और चूंकि संख्या बल सत्ता पक्ष के पास ज़्यादा होता है तो एनडीए के उम्मीदवार का जीतना भी बिल्कुल तय है। मगर बात यहाँ हार जीत की नहीं बल्कि आम सहमति की होती तो बेहतर होता। संसद चल रही है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली दौरे पर रहे। दोनों प्रदेशों के प्रमुखों ने आज दिल्ली में खूब मेल मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री से मिले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृह मंत्री से मिले। इन मुलाकातों के मायने क्या हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मेल मुलाकात, दिग्गजों से हुई बात। दिल्ली में दो राज्यों के प्रधान, महत्वपूर्ण मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही दिल्ली बुलाए जाते हैं तत्काल कई तरह के कयासों के घोड़े दौड़ने लगते हैं। कहा जाता है कि केंद्रीय संगठन नरसिंह घोटाले और सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर खासा नाराज है, तो कभी बात मंत्रियों के परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड की होती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की समीक्षा का दौर जारी है और किसी भी पल मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। मंगलवार को एक बार फिर इसी तरह के कयास राजनीतिक गलियारों में सुनाई दिए। दिल्ली दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की और एक बार फिर सीएम के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई। आज मैं दिल्ली के प्रवास में अपने कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात की। मैं सबसे पहले गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहते हैं। खबर है कि अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है, जिसके क्या मायने हैं वो समझिए। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जब दिल्ली पहुंचे तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें भी तेज हो गईं। सीएम ने दिल्ली प्रवास में प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की, सरकार के कामकाज की जानकारी दी। इस दौरान कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा की गई। सीएम साय ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट और माओवादी विरोधी अभियानों की जानकारी दी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। पीएम की साय से मुलाकात के मायने क्या हैं वो भी समझिए। साय कैबिनेट में 2 पद खाली हैं। सीएम साय ने विधायकों के नाम रखे हैं। खबर है कि रायपुर जिले से मंत्री बनने की रेस में राजेश मूणत सबसे आगे हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग से पुरंदर मिश्रा का नाम भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि हाई कमान से स्वीकृति मिलते ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नया जो मंत्रिमंडल बना है, प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, शपथ लेने के बाद, मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अब पहला प्रवास है तो सबसे स्वाभाविक है, मिलना जुलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अन्य माननीय मंत्रीगण हैं, उनसे भी मिलना तो एक शुरू से हम लोग की परंपरा रही है।
इधर साय मंत्रिमंडल के विस्तार पर कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जब भी कोई भी चुनाव आते हैं इस तरह की नौटंकी करती है, नौटंकीबाज है ये। आज अभिनंदन करे, अपनी योजनाओं से करे ना, जनता को लाभान्वित करे, ऐसी योजनाएं दे जिसमें जनता का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे। जो विकराल समस्याएं जो बनी हुई हैं, हर क्षेत्र में जो विकराल समस्याएं बनी हुई हैं, आज गांव मन में जाकर देखें, गांव में हमारे तो आज बिजली कटौती इतनी हो रही है कि लोग खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। सीएम साय और मोहन यादव के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उनके दौरे के बाद कभी भी मंत्रिमंडल में नया बदलाव दिखाई देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो दिलचस्प यही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं और राजधानी में मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगने लगते हैं। विधायक और उनके समर्थक प्रसन्न हो जाते हैं, बधाइयां मिलने लगती हैं, अंदाजे लगने लगते हैं। मध्य प्रदेश में तो कम, मगर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बादल ज्यादा छा रहे हैं। देखिए ये बादल बरसते कब हैं। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से खबरों में है, मगर राम मंदिर निर्माण नहीं बल्कि मंदिर के चलते इस छोटे से कस्बे में हुई टूट फूट और उसके अब राजनीतिक संदेश के कारण निकाले जा रहे हैं। अयोध्या के नागरिकों ने अपना गुस्सा चुनाव में निकाला तो उत्तर प्रदेश प्रशासन सतर्क हुआ और बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए। ये बदलाव क्या हैं और क्या इनसे जनता की नाराजगी दूर होगी? देखिए अयोध्या के ताज़े हालात पर हमारी ये रिपोर्ट। वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा। अयोध्या का नाम लेने पर अब राम मंदिर का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि ये गड्ढे और दहती दीवारें चर्चा का विषय बन चुकी हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हुई पहली बारिश में ही विकास मानो धुल सा गया है। पहली बारिश में ही जहां अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई, तो वहीं श्री राम पथ की सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण वाहन फंस रहे हैं। ये गड्ढा किसी ऐसी वैसी सड़क पर नहीं हुआ है, बल्कि सीधे लता चौक से राम मंदिर को जाने वाले राम पथ पर। करीब 13 किलोमीटर लंबे राम पथ को रिकॉर्ड 10 महीने के अंदर तैयार कर जिम्मेदारों ने खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन पहली बारिश ने ही सब दावों पर पानी फेर दिया। अयोध्या का रामपथ बनाने में 2200 दुकानें, 800 घर, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मज़ारें तोड़ी गईं। लोग कह रहे हैं कि बारिश ने भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में हार का राज खोल दिया है। और इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने एक और नया मुद्दा दे दिया। कहा कि बारिश में मंदिर की छत से पानी टपक रहा था, जबकि ये पहली बारिश है। पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हालांकि श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। उन्होंने मंदिर बिल्डिंग के डिजाइन में कमियों की बात को खारिज कर दिया है। बीजेपी के लिए अयोध्या में हार बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कुल 33 सीटें मिली हैं। गठबंधन के साथ बीजेपी के पास 36 सीटें हैं। पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% कम हुआ है। 2019 में बीजेपी के पास गठबंधन को मिलाकर 64 सीटें थी। राम मंदिर बनने के बाद उम्मीद थी कि पुराने रिकॉर्ड को बीजेपी पार कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी के लिए विकास ही जीत का अवरोधक बन गई। फिलहाल सरकार और प्रशासन एक्शन में है और प्रशासन ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। एरो सिटी पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। 7 गांव के किसान विरोध कर रहे थे। अयोध्या के वाहन यानी यूपी 42 को शहर में एंट्री करने से अब नहीं रोका जाएगा। फ्लाईओवर नहीं बनेगा, यानी पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे। विस्थापित दुकानदारों को 30% की छूट दी जाएगी। उन्हें बिना ब्याज दुकानों का आवंटन होगा। साथ ही 41 गांव नगर निगम में शामिल होंगे। ऐसे में इनकी मूलभूत सुविधाएं बढ़ेंगी। इन 5 बड़े बदलावों के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं।
राम मंदिर में रात 9 बजे के बाद वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आम श्रद्धालु भी 9:15 बजे तक ही राम मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। बता दें 1800 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्से अब भी अधूरे हैं। पहली मंजिल का काम जुलाई के आखिर में पूरा हो जाएगा, वहीं दूसरी मंजिल बनने में अभी वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बीजेपी ने सोचा था कि अयोध्या का मंदिर निर्माण चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा, मगर देश भर की जनता ने भव्य मंदिर की तो वाहवाही की, मगर इसका राजनीतिक फायदा पार्टी को नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अप्रत्याशित हार ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि राम भक्तों ने पार्टी को क्यों ठुकराया। क्या उत्तर प्रदेश राज्य का जातीय और सामाजिक समीकरण मंदिर जैसे धार्मिक मुद्दे पर भारी पड़ा? कल के शो में हमने भोपाल के अटके हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का हाल बताया था, तो आज आपको इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में भी 5 साल पहले बड़े धूमधाम से मेट्रो के सपने दिखाए गए, मगर पिछले साल शुरू होने वाला मेट्रो रूट कौन सा हो, इस विवाद में अटक गई है मेट्रो। और अब मोहन यादव सरकार सिंहस्थ से पहले इंदौर उज्जैन के बीच एक नई मेट्रो चलाने का वायदा कर रही है। कहां और किस हाल में है इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंदौर को रफ्तार देने वाली मेट्रो की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है। वजह है व्यापारियों का गुस्सा। दरअसल पहले मेट्रो एमजी रोड, राजवाड़ा, बड़ा गणपति से होते हुए एयरपोर्ट तक जानी थी, लेकिन अंडरग्राउंड मेट्रो बनने से व्यापारियों का काफी नुकसान होता, लिहाजा व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो स्टेशन अपोलो टावर के बाहर आ रहा है, जिसके एक्सेलेटर हमारी पार्किंग में आ रहे हैं, और जिन स्थितियों को हमको फेस करना, जिन स्थितियों के कारण हमारे व्यापार पर असर पड़ेगा, 1.5-2 साल बोलने की बात है साहब, 3 से 4 साल लगेगी। इस 3 से 4 साल में अपोलो टावर का व्यापार कहाँ जाएगा, ग्राहक कहाँ जाएंगे। मेट्रो इंदौर के विकास के लिए तो आवश्यक है, लेकिन मेट्रो का जो मार्ग सरकार ने किया है वो मार्ग सही नहीं है। वो मार्ग बदलना चाहिए। मेट्रो को जो बंगाली चौराहे से सरकार चाह रही है, वो उसको पीपले आना चौराहे तक ले जाना चाहिए। व्यापारियों के अलावा भी एक तबका ऐसा है जो इंदौर में मेट्रो की आवश्यकता नहीं समझता। समाज सेवियों का कहना है कि अधिकारी केवल अपने मन से ही मेट्रो का प्लान बना रहे हैं। इसकी वजह सड़कों पर काम किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। कौन सी मेट्रो की बात कर रहे हो? उसका तो उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री ने। न रेलवे स्टेशन ने, न उसकी ट्रायल हुई और उद्घाटन हो गया, क्योंकि चुनाव थे। ये चुनावी शुगुफों के लिए सिर्फ काम हो रहे हैं। यथार्थ पर आवश्यकता है नहीं है, ये बिना अध्ययन किए काम हो रहे हैं। जमीन पर मेट्रो का काम 2019 में शुरू हुआ। मेट्रो 2023 में दौड़नी थी, लेकिन अब तक चल रहा है तो केवल मेट्रो प्लान पर विचार विमर्श। इंदौर मेट्रो प्लान पर नजर डालें तो साल 2016 में मेट्रो का रूट प्लान तैयार हुआ था। 2019 में पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसका शिलान्यास किया। 2013 में मेट्रो शुरू करने का दावा किया गया था। चुनाव से पहले ट्रायल रन भी किया गया, लेकिन 2023 छोड़िए 2024 आधा गुजर चुका है, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट दूर दूर तक पूरा होता दिखाई नहीं देता। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ है। ऐसे में प्रदेश के सीएम ने उज्जैन तक मेट्रो चलाए जाने का भी ऐलान किया। इंदौर से उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई। उज्जैन तक मेट्रो चलाने के लिए फीजिबिलिटी सर्वे भी किया गया। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मेट्रो को लेकर बैठक कर चुके हैं। अब अगले 1 महीने में सर्वे कर नया रूट तय कर दिया जाएगा। रूट फाइनल नहीं होने की वजह से मेट्रो का निर्माण रिंग रोड के रोबोट चौराहे पर आकर रुक गया है। प्लान बना है, उसमें जनप्रतिनिधि भी नाखुश है और जनता के प्रतिनिधि भी नाखुश है, पर क्योंकि वो प्लान बन चुका है और लगभग 30-40% काम हो चुका है उसका, तो हमने अभी कहा है 3 विकल्प आए हैं यहाँ पर। हम एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाएंगे, उसके बाद जानेंगे। उन 3 रूट का पूरा सर्वे करने के बाद अगले 1 महीने में रूट फाइनल किया जाएगा। इसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए मेट्रो की लागत भी बढ़ेगी, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं
कि इंदौर शहर को सजा नहीं दे सकते, भले इसका बजट 5,000 करोड़ तक क्यों न बढ़ जाए। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। दरअसल इंदौर के इस मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 7,500 करोड़ रुपए थी, मगर जैसा कि होता है प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हुआ तो अब इस लागत में 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद कल आपको मध्य प्रदेश के 2 और बड़े शहर जबलपुर और ग्वालियर में किस हाल में है मेट्रो प्रोजेक्ट, ये दिखाएंगे। और अब वक्त है चलते चलते का। संसद में नए सांसदों के शपथ लेने के दूसरे दिन आज उत्तर प्रदेश का एक जोड़ा चर्चा में रहा। ये जोड़ा था अखिलेश यादव और डिंपल यादव का। समाजवादी पार्टी से जीतकर आया ये जोड़ा उत्तर प्रदेश का पहला पति पत्नी का जोड़ा है जो संसद में एक साथ पहुंचा। अखिलेश के भाई और डिंपल के देवर धर्मेंद्र यादव भी भैया भाभी के साथ इस बार पार्लियामेंट पहुंचे हैं। यादव परिवार और उसकी राजनीति से जुड़ी ये दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के पहले और दूसरे दिन अगर कोई सुर्खियों में आया तो वो थे सांसद जोड़े अखिलेश और डिंपल यादव और भैया भाभी के साथ खड़े धर्मेंद्र यादव। इस बार लोकसभा में बतौर सांसद एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हुए हैं। पहले दिन इन तीनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये पहली बार है जब एक ही परिवार से जीतकर कोई दंपति संसद पहुंचा हो। ये यूपी का पहला संसद दंपति है, जबकि देश में इससे पहले ऐसे ही रिकॉर्ड 3 जोड़े बना चुके हैं। गोपालन नाम्बियार सुशीला गोपालन 2 बार सांसद रह चुके हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा, किशोरी सिन्हा 2 बार एक साथ संसद पहुंचे। पप्पू यादव के साथ रंजीत रंजन भी 2 बार सांसद चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का नौद से तो डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से जीती हैं। दोनों ने ही हाथों में संविधान की किताब पकड़कर शपथ ली। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और अनुष्ठा रखूंगी। अखिलेश और डिंपल 17वीं लोकसभा के सदस्य तो थे, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर संसद पहुंचे थे। अब देखना होगा कि 18वीं लोकसभा में ये सांसद जोड़ा यूपी के विकास के लिए क्या कमाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो संसद के शपथ ग्रहण की एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब शपथ लेने पहुंचे तो उनके हाथों में संविधान की किताब थी। उस वक्त दोनों पक्षों की तरफ से खूब नारेबाजी भी हुई। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में सांसद पद की शपथ ली और वहां मौजूद सांसद भारत जोड़ो के नारे लगाते रहे। चेहरे पर मुस्कान लिए राहुल शपथ लेने के बाद आसंदी पर बैठे फग्गन सिंह कुलस्ते के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और फिर पलट के आए और वहां खड़े मार्शल से भी हाथ मिलाते मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। और अब बड़ी खबर यही है कि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। और ये बड़ी खबर है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के जो सांसद थे इतने कम थे कि वो वैधानिक तरीके से किसी भी सांसद को वहाँ नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था, मगर कांग्रेस ने अपने सीटों में दोगुनी वृद्धि कर दी है। तकरीबन 100 सांसद कांग्रेस के हो गए हैं और अब नियमों के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद कांग्रेस को दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से सर्वानुमति से राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी की एक नई भूमिका संसद में देखने को मिलेगी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, Jai Hind, Jai Samvidhan. तो चलिए आज द ईटा शो में बस इतना ही।